आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी होती क्या है और हमारी डेमोक्रेसी होती ही क्यों है। अब इस चैप्टर का नाम हमें डेमोक्रेसी करके वर्ड भी आई थिंक आपने पहली बार ही सुना होगा कि क्या होता है ये डेमोक्रेसी। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे होती है, हमें क्यों डेमोक्रेसी रखनी चाहिए। ठीक। आप सबने भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख रखे होंगे डेमोक्रेसी के। बस आपको पता नहीं होगा कि उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक। देखो, अब डेमोक्रेसी में अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम। ठीक। अब जो हमारे गवर्नमेंट के जो टाइप होते हैं, डेमोक्रेसी होता क्या है, वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट मतलब कोई भी सरकार जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि हमारी मोनार्की आती है, उसमें हमारा डिक्टेटरशिप आती है। तो ये दोनों ही जो हमारे इंक्लूड होते हैं वो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक में होते हैं। ठीक। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, डेमोक्रेसी करके जो वर्ड है बेटा वो कहाँ से आया, वो एक ग्रीक वर्ड है। जो कहाँ से है, डेमोक्रेशिया करके जो एक वर्ड है वहां से निकला है। डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल। और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। मतलब एक ऐसा रूल जो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक। अब देखो, मैंने डेमोक्रेसी का मतलब बता दिया कि ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। एंड नॉन डेमोक्रेटिक का कौन सा शासन होता है, जो डायरेक्ट लोगों ने नहीं इलेक्ट किया। वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप है। कि एक ही बंदा है, जो मोनार्की का जो बंदा है वही एक पर्टिकुलर बंदा उस पूरे इकोनॉमी में रूल कर रहा है, वही सरकार चला रहा है। तो नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक। इस चैप्टर में क्या है, हमें दोनों चीजों के आंसर बहुत अच्छे से डिटेल में मिलेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। और देखो, ये हमारा वोट बैंक का सिस्टम है। हम हर कंट्री में डेमोक्रेसी में हमारा वोटिंग सिस्टम भी होता है, जो आपको पता ही होगा। वो कैसे होता है मैं आगे आगे बताती हूँ। देखो बेटा, डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि रूलर्स जो है वो हमारे इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट मतलब बेटा इलेक्शन होता है उनका। और इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारी सरकार करवाती है इलेक्शन। लेकिन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, वो डायरेक्ट हमारे पीपल करते हैं पार्टिसिपेट। जैसे अगर आप तो अभी बहुत छोटे हो तो हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स हमेशा वोट डालने जाते हैं। और सब लोग बोलते भी हैं कि हमने अपना वोट डाला है, वोट डाला है। तो जो वोट डाला है उसी के थ्रू ही आप अपनी डेमोक्रेसी की जो सरकार बनती है वो आप उसी वोटिंग के थ्रू ही आप अवेल कर पाते हो। ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई जिसमें हमारे जो रूलर्स चुन के आते हैं, क्योंकि जो हमारे एमएलए एमपी चुन के आते हैं वो रूलर्स कहलाते हैं। उन रूलर्स को जो इलेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट मतलब उनको वोट के द्वारा जो इलेक्ट किया गया वो किसने किया, डायरेक्ट लोगों ने किया। ठीक। अब देखो बेटा, ये तो जनरल डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स में दे रखी है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे कोट करी है, देखो। अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी जो है वो डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा करी गई है, पीपल के लिए है। ये डेफिनेशन जो है वो हमारे अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो ये अब्राहम लिंकन कौन है, ये यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे बेटा। इन्होंने ही बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। अच्छा, हम उनकी डेफिनेशन कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, उसका भी एक रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अगर इंडिया वर्ल्ड में किसी को कहेंगे तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी यूएसए की डेमोक्रेसी है। वो हमारी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। ठीक। अच्छा, एक और बात आपको पता नहीं होगी। देखो, ओल्डेस्ट तो उसको कह दिया, लेकिन लार्जेस्ट किस डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, गेस करो। बाद में लास्ट में बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे बोला कि हाँ इलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा। अब देखो, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसे कहाँ पे, जैसे डिक्टेटरशिप जो रूल था, वो डिक्टेटर जो थे जैसे कि पिनोकेट करके, वो इलेक्ट नहीं किए गए थे लोगों के द्वारा। और ये कहाँ का एग्जाम्पल बेटा, ये चिली का एग्जाम्पल है। ठीक। इसी के साथ साथ हमारा आर्मी रूल जो होता है, आर्मी रूल में भी जो हमारे आर्मी का जो पर्सन होता है उसको थोड़ी ना इलेक्ट किया जाता है। उन्हें इलेक्ट ही नहीं किया जाता। तो जो आर्मी का रूल भी होता है, जैसे कि म्यांमार में भी है, और ये आर्मी का रूल आपको बहुत सारी कंट्रीज में दिख जाएगा। सबसे रीसेंट एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो ये हमारा बांग्लादेश में अभी हुआ था। वहां पे भी तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, मिलिट्री कू हो गई थी। मिलिट्री कू मतलब ये होता है जब मिलिट्री जो है वो हमारी रेपुटेड, जो हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको अपनी सीट से हटाकर खुद बैठ जाती है। तो यहाँ पर भी यही है। म्यांमार का भी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये थोड़ा पुराना एग्जाम्पल है, ऑल्दो अभी भी म्यांमार में मिलिट्री रूल ही चल रहा है। और उसको हम डेमोक्रेसी नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल आर्मी के अंदर होता है और उसको डायरेक्टली पीपल्स इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
अब देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पे वर्ल्ड का मैप इसलिए लगाया ताकि हम आगे अभी बहुत सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस्टोनिया, इस्टोनिया यहाँ पे कहीं है, ठीक है। बहुत सारे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे चीले का एग्जांपल पढ़ेंगे, तो वही अभी चीले का पढ़ा था ना, वो पिनोकेट करके, तो वो चीले बेटा यहाँ है साउथ अमेरिका में। थोड़ी वर्ल्ड की ज्योग्राफी की भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, तो ऐसे पता नहीं चलता ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो बेटा, डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो हमने अच्छे से क्लियर कर ली कि क्या होती है डेमोक्रेसी। अब देखो, और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही थी कि एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट लोगों के द्वारा, ठीक। अब उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अब फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स जो है ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल है, जिसके थ्रू आप अच्छे से डेमोक्रेसी का जो वर्ड है, ये डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी, ठीक। जैसे फर्स्ट इसका फीचर क्या है, एक डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड पीपल, दोज इलेक्टेड बंदा जो हमें पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया। मतलब जो हमारी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन रूलर्स के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है बेटा। देखो, पाकिस्तान में अभी क्या हुआ था, पुरानी बात है वैसे तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आज के तो इस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ता है एग्जाम्पल। देखो, पाकिस्तान में क्या होता है बेटा, एक जनरल था परवेज मुशर्रफ करके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कू कर दी। मिलिट्री, ये कूप लिखा है लेकिन ये पी जो होता है इसका साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे मिलिट्री कू बोलते हैं। कि मिलिट्री कू कर दी थी। मिलिट्री कू का मतलब भी मैंने समझाया ना, कि जब हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसे हटाकर मिलिट्री की जो हाईएस्ट ऑफिसर या जो मिलिट्री का जो पर्सन होता है वो अपनी हमारी जो इलेक्टेड सीट होती है गवर्नमेंट की वहां पे बैठ जाता है, ठीक। और ये कब का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, 1999 का। तो एक परवेज मुशर्रफ ने पहले तो मिलिट्री कू कर दी, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां की, उसको ओवरथ्रू करके मतलब हटा के डिक्लेयर कर दिया अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक। उसने बोल दिया कि मैं ही सबसे ज्यादा सर्वप्रिय हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अब इस जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट बोली थी उन्होंने इसका नाम चेंज करके डेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट का, ठीक। और इसके साथ साथ उन्होंने 2002 में, ये तो ये 1999 में हुआ, 2002 में जाके एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम जो था उन्होंने कंट्री में जो कराया, डेट लेड टू द हिमा 5 ईयर एक्सटेंशन। इस रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने जो अपनी पोस्ट थी वो 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी, ठीक। अब रेफरेंडम क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल वोट में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, जो वोटिंग सिस्टम होता है इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्रीज में, हम डायरेक्टली या तो इलेक्ट करते हैं अपने जो पर्सन होते हैं, जैसे कि हमने अपना एमएलए या हमने अपना एमपी डायरेक्टली चुना। लेकिन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हमारा, अगर हम देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर है उनको हमने डायरेक्टली नहीं चुना, ठीक। जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हमारे एमपीज ने चुने, तो हमने एमपीज को चुना और उनको उन्होंने चुना, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो ये तो इलेक्शन है जिसमें हम डायरेक्टली ऐसे वोट देते हैं। रेफरेंडम क्या होता है बेटा, रेफरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है। पब्लिक की ओपिनियन किसी टॉपिक के ऊपर ली जाती है डायरेक्टली, और पब्लिक उसके ऊपर ओपिनियन देती है कि उसे हाँ है या ना है। जैसे अगर आपने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल में देखा होगा ना, या आपने जैसे बिग बॉस में देखा होगा, बहुत सारे बच्चे आजकल बिग बॉस देखते हैं, कि हाँ अगर आपको किसी को वोट करना है, या बहुत सारे आप आपने ऐसे कंटेस्ट देखे होंगे, ऑडिशन देखे होंगे कि वोट करने के लिए डायरेक्ट वोट करें इस नंबर पे, यस या नो का। जस्ट लाइक डेट रेफरेंडम में वैसा ही होता है कि डायरेक्टली जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली पब्लिक से पूछती है कि हाँ उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये वर्ड यहाँ पे आया था इसलिए मैंने सोचा इसे समझा देती हूँ, ठीक। अब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे जो एक रेफरेंडम कराया कंट्री में, किसने करवाया था, ये परवेज मुशर्रफ ने करवाया था। इन्होंने अपनी ही पोस्ट को, जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए थे और बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन दे दी थी, इनको ही एक्सटेंड कर दिया 5 ईयर के लिए अपनी पोस्ट को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रह सके, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी इशू किया, और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, ठीक। तो ये चीज करी, और इसके तहत इन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया उनके यहाँ की नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज। और उन्होंने मेनली जो था पाकिस्तान में अपनी ही चीजों को बहुत ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने बोला कि जो भी हमारे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये मतलब इसमें इन्होंने ये किया था बेसिकली, कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है इनकी जो है मतलब ये वोट तो कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी, अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी रहेगी, वो परवेज मुशर्रफ की ही रहेगी। अगर अल्टीमेट अथॉरिटी ही परवेज मुशर्रफ की है तो क्या मतलब बनता है अगर ये इलेक्शंस करा भी दिए जाए, अगर असेंबलीज बनवा भी दी जाए और उसे कैरी ऑन भी करा जाए, उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब उनके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर दी ही ना गई है। अब देखो, ये अब क्लियर हुआ कि एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि उन किसी के भी हाथ में, कि इलेक्शन भी हो जाए लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी है और के हैंड में हो। ऐसी चीज तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ये फीचर, इस फीचर का मतलब ये है, ठीक। हम्म।
देखो बेटा, यहाँ पे मैंने दिया ना, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू बी द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली। सो पाकिस्तान हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनके पावर्स भी थी, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। ये जो मैंने पढ़ा है वही लिखा है ना यहाँ पे। ठीक, अब देखो बेटा, तो क्या हम इन रूलर्स को या इसको हम इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलेंगे? तो पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि पीपल ने अपने इलेक्ट भी किए रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज में, बट इन रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई वो रियल रूलर्स है ही नहीं। और वो रियल रूलर्स क्यों नहीं है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्टली अपना डिसीजन मेकिंग में इनका कोई रोल प्ले ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी के साथ साथ अब हमारा सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है, एक डेमोक्रेसी जो होती है मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब है कि करेंटली अगर कोई पावर में है तो उनके पास फेयर चांस हो कि वो हार भी सके। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको इंडिया का, आप लोग इंडिया में रहते हो, जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे हमारे यहाँ पे, जिसमें हमारे नेशनल इलेक्शंस जो हुए थे हमारे, तो उसमें क्या हुआ था बेटा, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें हमारे जो मोदी जी थे उनके पास फेयर चांस था कि वो लूज भी कर सकते थे, लेकिन वो लूज नहीं करे, उनके पास ही मेजोरिटी रही। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे अगर जैसे अभी एग्जांपल और भी दूं, अभी दिल्ली में भी इलेक्शंस हुए थे, तो दिल्ली में भी यही था कि केजरीवाल जी थे, और हमारे ये क्या बोलते हैं बीजेपी पार्टी थी। इन दोनों ही के पास, जैसे कि हमारे जो केजरीवाल थे और जो हमारी बीजेपी पार्टी थी, दोनों के पास इक्वल चांसेस थे, और भी जो पार्टीज थी, अदर पार्टीज, इन सबके पास इक्वल चांसेस थे कि या तो वो जीत जाए इलेक्शन या हार जाए इलेक्शन। और ये चीज हुई भी है। हमारी अभी डोमिनेंट में पार्टी कौन सी चल रही थी, मेजोरिटी में पार्टी? पहले कौन सी पार्टी चल रही थी? तो हमारी केजरीवाल जी की पार्टी चल रही थी, जो आम आदमी पार्टी थी। लेकिन उसके बावजूद अब जो पार्टी आई है रिसेंटली, वो कौन सी पार्टी आई है? बीजेपी पार्टी आई है। ठीक, तो इसीलिए हमारा इससे पता चलता है कि हाँ, फेयर चांस ऑफ लूजिंग भी होना चाहिए पार्टी के पास। अब इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है चाइना का। देखो बेटा, चाइना में क्या हुआ था, इलेक्शन जो थे वो रेगुलरली होते थे एवरी 5 ईयर्स में। ठीक, और उनकी कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा होते थे। उनकी कंट्री की पार्लियामेंट का जो नाम है वो इतना अजीब सा है, आपको ये नाम याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेशनल पीपल कांग्रेस थी वहाँ पे। और हर 5 ईयर्स में इलेक्शन हो रहे हैं, देख रहे हो, 5 ईयर्स में, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो, और जो इलेक्शन के थ्रू क्या होता था, अपॉइंट भी करते थे अपने आप के प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे क्यों एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलते? जबकि चाइना तो बोलता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, हम इसे फिर भी डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे जो इनकी जो एक्चुअली में जो चांस ऑफ लूजिंग है वो एक ही पार्टी के पास है। एक यहाँ पे मेन पार्टी है बेटा, उसको बोलते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी 8 अलाइड पार्टीज है, 8 स्मॉल पार्टीज है। और इन्हीं में से, इन्हीं के इर्द गिर्द ही जो होता है, जो भी कैंडिडेट जो जीतता है वो इन्हीं में से जीत सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन कैंडिडेट अगर खड़ा भी हो रहा है तो उनको भी इसी पार्टी से ही खड़ा होना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। लिखा है ना यहाँ पे कि 3000 मेंबर्स हैं इलेक्टेड फ्रॉम द चाइना से जो होते हैं। लेकिन जो ऑल द मेंबर्स जो इलेक्टेड बाय द आर्मी से भी होते हैं, और कुछ आर्मी से होते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं डायरेक्ट लोगों से भी होते हैं। लेकिन इस सारों को ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही कंटेस्ट करना पड़ेगा इलेक्शन। ठीक, या तो उनकी 8 अलाइड पार्टीज जो है उनसे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो सारी पावर तो हमने देखा ना कि एक ही पार्टी के हाथ में हुई यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अब एक ही पार्टी है, उन्हीं में से कभी एक बंदा जीत जा रहा है, कभी दूसरा बंदा जीत जा रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे एक वो पार्टी तो हार ही नहीं रही मेनली, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ये तो हो ही नहीं पा रहा। इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक वाली पार्टी नहीं बोलेंगे। देखो, अब इसी में एक और एग्जांपल है बेटा मैक्सिको का। मैक्सिको भी एक ऐसी कंट्री है, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि चाइना का है। हमने मैप डाला था ना आपने। देखो, पहले हमने पाकिस्तान की बात की, ये इंडिया है, इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान है। उसके बाद हमने अभी चाइना की बात की, इंडिया है और ये हमारा चाइना है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है वो चाइना का है। अभी हम मैक्सिको की बात करें बेटा, मैक्सिको कहाँ है? यहाँ पे हमारे नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको दिख रहा है सबको? ये है मैक्सिको। ठीक, देखो बेटा, हर 6 ईयर्स में यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। किसके इलेक्शन होते हैं? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। लेकिन और कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री, और यहाँ पे कभी मिलिट्री रूल भी नहीं रहा, ना कभी डिक्टेटर्स रूल रहा है। इसके बावजूद भी हम इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेटा? उसके रीजन है यहाँ पे कि इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी का जो नाम है वो पीआरआई है। पीआरआई की जो एक्चुअली में जो मैक्सिकन लैंग्वेज में है उसकी थोड़ी सी जो डेफिनेशन है, मतलब जो है वो थोड़ी सी अलग है उसका। तो इसीलिए हम मतलब नॉर्मली अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। और ध्यान से देखा जाए तो देख रहे हो, आई पहले आ गया, आर बाद में आया, पी मतलब इसका उल्टा हो गया। ठीक,
अब देखो बेटा, पीआरआई जो है वो क्यों हमेशा जीतती रह रही है पार्टी, ये इसलिए जीतती रह रही है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ये डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं अपने इलेक्शंस में। अब डर्टी ट्रिक क्या होता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आजकल के जो इलेक्शंस जब भी होल्ड होते हैं तो बहुत सारी पार्टी इसमें बहुत ज्यादा अपने डर्टी ट्रिक्स खेलती है। पीआरआई कौन सी डर्टी ट्रिक्स खेलती थी, अब हम देखते हैं। देखिए, इनकी जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी बंदे एम्प्लॉयड होते थे उनको बोला जाता था कि उन्हें पार्टी की सारी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, हैड टू अटेंड। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि उन्हें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपनी इलेक्टेड सीट पे बने रहना चाहते हैं, मतलब अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में बने रहना चाहते हैं, जैसे हमारे टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे बहुत अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में बने रहना चाहते हैं तो उनको अटेंड करनी ही करनी पड़ेगी पार्टीज। ठीक है, पार्टी की जो मीटिंग है वो अटेंड करनी पड़ेगी। सेकंड इनका क्या है, टीचर जो थे ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल उनको फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें कि वोट किसको किया जाए, पीआरआई को किया जाए। मतलब इनडायरेक्टली टीचर्स जो थे वो, जो जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आप सबके स्कूल में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की बुराई करी जाती है या बच्चे की तारीफ करी जाती है। यहाँ पे देख रहे हो, टीचर्स की जो मीटिंग करी जा रही है, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग पेरेंट्स के साथ जो हो रही है, उनको पेरेंट्स को वो फोर्स कर रहे हैं कि आपको पीआरआई को वोट करना है। इज दिस फेयर? नहीं, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एक और चीज बेटा, मीडिया जो थी वो लार्जली जो होती है वो इग्नोर करती है एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन की पार्टी की जो भी एक्टिविटीज है उनको वो अपोज करती है, एक्सेप्ट टू द क्रिटिसाइज देम। मतलब अगर ओपोजिशन पार्टी अगर कुछ अच्छा काम करती है तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर ओपोजिशन पार्टी कुछ गलत करती है तो उसे बिल्कुल हाईलाइटेड किया जाएगा। और अगर कोई रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। ये कहाँ का केस चल रहा है, ये मैक्सिको का केस चल रहा है जिसमें ये सारे हम डर्टी ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता था, और देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जब इलेक्शंस के लिए हम वोट डालने जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं वोट डालने, आपके लिए सबके पास एक पर्ची आती है, उस पर्ची पे प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है कि आपको यहाँ जाके अपना वोट डालना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा था कि पूलिंग बूथ जो थे जहाँ पे वोट डाला जाता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। मतलब पहले बोला है कि इधर वोट डालना है, लेकिन एंड ऑफ द डे पे जिस दिन वोटिंग हो रही है या कभी भी वो तुरंत यहाँ से यहाँ चेंज कर देंगे। अब सारे लोग तो यहीं पे आएंगे वोट डालने, ना उन्हें अवेयर है कि इधर आ गया वोट। तो जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अपने जो बंदे होते थे उनको तो बता देती थी कि ये सीट जगह चेंज हो चुकी है, लेकिन जो भी अपोजिशन पार्टी को वोट करने वाला होता था या जो थोड़ा सा भी अगेंस्ट में होता था, उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि जो पोलिंग बूथ है उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई। देखो, ये पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट, ताकि लोगों को वोट डालने में ही बहुत ज्यादा मुश्किल आए। तो ये सारी डर्टी ट्रिक्स कहाँ से खोली जाती थी बेटा, पीआरआई पार्टी जो थी हमारी मैक्सिको की, उसके द्वारा खेली जाती थी। तो देखो बेटा, अब इससे क्या पता चला कि हमें होल्डिंग इलेक्शन, कि आप जो होल्ड कर रहे हो इलेक्शन, इलेक्शन जो हर साल हो रहे हैं वो ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, कि रियल चॉइस भी दे। अगर दो पार्टी खड़ी हुई है ए एंड बी, तो ए के पास 50% चांस हो जीतने का एंड 50% चांस हो लूज होने का, जस्ट लाइक बी, कि बी के पास 50% लूजिंग का चांस हो और 50% हमारा उनका गेन का चांस हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो एक ही पार्टी है जो अपना डोमिनेंस रोल प्ले कर रही है। ठीक है, थर्ड फीचर क्या है कि हर सिटीजन को, ईच सिटीजन को मस्ट हैव द वन वोट, मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट इक्वल वैल्यू। ठीक है, कि ईच वोट की जो है वो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए हर सिटीजन की। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखो हमारे इंडिया में तो क्या हुआ था, जब हम आजाद हुए थे, उसी टाइम पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उसी टाइम पे ही सोच लिया था कि हमें बिल्कुल भी जो वुमेन्स होती है उनको वोटिंग पावर से बिल्कुल वंचित नहीं रखना, कि मतलब हम नहीं चाहते कि हाँ उन लोगों को वोटिंग पावर ना दी जाए। इसलिए जब हमने अपने यहाँ पे अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हमने वोटिंग पावर डाली थी, वो मैन और वुमेन दोनों को एक ही टाइम पे दे दी थी। लेकिन सऊदी अरेबिया जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, 2015 तक, सोच लो इतना रिसेंट, वुमेन को वहां पे राइट टू वोट का हक ही नहीं था। देख रहे हो कितना ज्यादा बैकवर्ड चल रहे हैं ये, जबकि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में से आता है, वन ऑफ द, मतलब बहुत अच्छा है इनके पास, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। ठीक, फिर है हमारा एग्जाम्पल इस्टोनिया का और फिर है हमारा फिजी का। पहले इन तीनों की लोकेशन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका इंडिया हो गया, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। देखो बेटा, दिख रहा है सऊदी अरेबिया। हम्म। अब उसके बाद एक और हमने था इस्टोनिया, इस्टोनिया का एग्जाम्पल कहाँ है बेटा, देखो ये दिख रही छोटी सी कंट्री इस्टोनिया। और फिजी का एग्जाम्पल, फिजी, फिजी बेटा यहाँ पे कहीं होगा शायद, यहाँ पे दिख पाएगा नहीं। यहाँ पे जो कंट्रीज है ना यहाँ पे, वहां पे है बेटा कंफ्यूजी। ठीक, यहाँ पे मैप में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक। हम्म।
तो सऊदी अरेबिया में तो ये था कि वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं था वोट देने में। इस्टोनिया में क्या था? इस्टोनिया जो था वो अपने सिटीजनशिप रूल्स में उनमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी वहां का जो सिटीजन है, अगर वो रशिया से बिलोंग करता है, अगर रशिया से वो बिलोंग करता है तो उसे वोट डालने का हक नहीं था, और उसे पीपल बिलोंग टू द रशिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उनके पास वोट डालने का हक नहीं था एज कंपेयर इस्टोनिया के खुद के इंडिजिनस पीपल। तो ये तो कितनी ज्यादा अनफेयर बात है, क्योंकि एक टाइम पे आपने, अभी आपने शायद पढ़ा हो कि नहीं, तो मैं बता देती हूँ। यूएसएसआर करके एक कंट्री का ग्रुप होता था। वो क्या था? ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, जिसमें 15 कंट्रीज का ग्रुप था। देखो अच्छे से समझा देती हूँ मैं। देखो बेटा, ये हमारा रशिया है ना। ये सबको पता है रशिया है। रशिया, और यहाँ पे जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, और यहाँ से भी बहुत सारी जो कंट्रीज है, यहाँ तक रशिया फैला हुआ है। और यहाँ की बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो सब रशिया में थी। अगर वो सब रशिया में थी बेटा, तो वो सब रशिया का ही पार्ट थी। ठीक है, इन 15 से 16 कंट्री का जो ग्रुप था, 15 कंट्रीज का, इनको यूएसएसआर बोला जाता था। ठीक है। अब देखो, अब वो कंट्री का जो ग्रुप था, अब उसके तहत तो इस्टोनिया भी उसी का पार्ट था। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे इस्टोनिया ने क्या कंडीशन रख दी है? इनके अपने सिटीजनशिप रूल्स में इन्होंने ये डाल दिया है कि हाँ, अगर कोई इस्टोनिया का है पर्सनल बंदा, तब तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन अगर कोई इस्टोनिया का नहीं है, अगर वो रशियन माइनॉरिटी का है, तो वो वोट डालने का हक ही नहीं रखता। तो इससे हमारा मस्ट हैव वन वोट एंड वन इक्वल वैल्यू तो हुआ ही नहीं। तो ये चीज भी हमारी इसका एग्जाम्पल है। फिर है फिजी। फिजी में क्या था बेटा? वहां पे भी सेम ऐसे था जैसे जस्ट लाइक इस्टोनिया। अब फिजी में ना हमारे इंडिजिनियसली इंडियन पीपल भी बहुत रहते हैं फिजी में। ठीक है। अब वहां पे जो इंडियन फिजी थे, फिजियन जो लोग थे, उनको तो वोट डालने का हक बिल्कुल कम था। मतलब उनके वोट की वैल्यू कम थी। मतलब वोट डालने का हक तो था वहां पे, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, और वो चीज हमारे फिजी में नहीं थी। जो इंडिजिनस फिजी हैं, उनके वोट की वैल्यू मोर थी, मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजियन। ठीक। तो दिख गया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इक्वल वैल्यू और इक्वल वोट है नहीं, जो कि हमारे जस्ट लाइक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी को नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। फोर्थ, बेटा फोर्थ हमारी जो ये है फीचर, क्या है? क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद इन द लिमिट्स। हाँ देखो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो, उसको भी, उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करते हैं विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन राइट्स। कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कि देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आ गई तो वो अपनी मन मर्जी चला सकती है, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज लिखे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे कहाँ है बेटा? जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। देखो, देख, ये रहा जिम्बाब्वे। दिख गया सबको? यहाँ की बात चल रही है, और ये हमारा प्यारा सा इंडिया। तो बेटा देखो, जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? जो इंडिपेंडेंस उन्होंने अटेन किया था, ठीक है, किससे? जो व्हाइट लोग थे वहां से। मतलब उन्होंने जो अपना इंडिपेंडेंस अपना लिया था, वो किससे लिया था? वो इंडिपेंडेंट उन्होंने लिया था, और उसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले जो किया था, जिस पर्सन ने किया था, उनका नाम था जानु करके। सॉरी, वो रूल बाय द जानु पीएफ। लेकिन उनका जो लीडर था वो कौन था? जिन्होंने बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले किया था, वो थे रोबोट मुगाबे करके। ठीक है। और ये जो कंट्री में रूल कर रहे हैं बेटा, वो तब से रूल कर रहे हैं जब से ये इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया है। मतलब 1980 से लेकर अभी तक ये रूल कर रहे हैं। तो अभी तक रूल कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट इतने लंबे समय तक, वो भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतने लंबे समय तक रूल कर रहे करे? तो उसका देखो, अब यहाँ पे क्या था ना, कि जो जिम्बाब्वे के जो लीडर थे, ये कैसे थे? ये बहुत ज्यादा वैसे थे, पॉपुलर लीडर थे, क्योंकि जिन्होंने आजादी दिलाई थी, वो तो लोग वैसे ही, उनको लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होंगे वो लीडर्स। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी बेटा। यहाँ पे जितनी आसान हमें लग रहा है ना कि अरे भाई, इलेक्टेड पर्सन है, अगर वो ही इतने लंबे टाइम तक रूल कर रहा है तो कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ गलत है। वो गलत क्या है? जो हमारे रॉबर्ट मुगाबे करके जो पर्सन था बेटा, वो क्या था? वो बहुत ज्यादा पॉपुलर तो थे, बट वो वोट हमेशा जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस कुछ यूज कर रहे थे। वो कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे थे, वो हम पढ़ेंगे। देखो, ओवर द इयर्स क्या होता, गवर्नमेंट जो थी उन्होंने चेंज कर, हाँ अभी जो प्रेसिडेंट मुगाबे करके थे, उन्होंने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर लिया। याद है, अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था पाकिस्तान के मुशर्रफ, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपना रूल चेंज कर दिया था, लीगल प्रोसीजर, रेफरेंडम लेके आए थे। जस्ट लाइक दैट, इन्होंने भी क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंजेस करे। वो चेंजेस क्यों करे? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और
जो अपनी पावर को तो बढ़ा दें लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है उसको कम कर दें। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। जैसे कि मम्मी आपको जब कोई काम देती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को करो, और अगर आप वो काम नहीं करते तो मम्मी सबसे पूछती है ना कि हाँ क्यों नहीं किया काम, मैंने जब तुझे काम दिया था तो तुमने क्यों नहीं किया। जस्ट लाइक डेट यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब गवर्नमेंट जिनको हम चुनते हैं वो हमारे डायरेक्ट पीपल के थ्रू, क्योंकि पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है, तो पीपल के प्रति वो अकाउंटेबल ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को कम करती जा रही थी, ताकि लोग उनसे कोई सवाल ही ना पूछ सके कि आखिर कोई काम गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ है। ठीक, अपनी पावर बढ़ा रहे थे और अकाउंटेबिलिटी कम कर रहे थे। इसके साथ साथ बेटा अपोजिशन जो पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरास किया जा रहा था। अगर वो उठने की कोशिश कर रहे थे या वो इलेक्शन में जीतने की कोशिश कर रहे थे तो उनको हरास किया जा रहा था, और उनकी जो मीटिंग्स वीटिंग्स भी थी, अपनी मीटिंग तो ये कर लेते थे रूलिंग पार्टी, जब भी अपोजिशन पार्टी कोई मीटिंग करने जा रही थी तो ये बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब करते थे। कभी कुछ अपने गुंडे भेज दिए, दंगे करवा दिए, ये करवा दिया वो करवा दिया, ताकि अपोजिशन पार्टी बिल्कुल जीत के आ ही ना पाए। ठीक, इसके साथ साथ बेटा देखो वो कहता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। हाँ, इन्होंने क्या किया था देखो, अब हमारे इंडिया में भी आपको पता है ना कि जब हमारी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, वो कुछ भी गलत हो सकता है, अगर कोई लॉ भी लेके आती है, अगर कुछ गलत नहीं भी करती है, अगर कोई लॉ लेके आती है और अगर पीपल जनरल पब्लिक जो है अगर उससे डिसकंटेंट रखते हैं, मतलब अगर वो डिससेटिस्फाई हो उस रूल से, तो वो अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे मतलब वो धरना प्रदर्शन का राइट है हमारे आर्टिकल्स में कि हाँ अगर अगर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हो तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो कि हमें गवर्नमेंट की ये चीज अच्छी नहीं लगी। जस्ट लाइक घर में भी तो यही होता है, अगर मम्मी ने हमें कोई सब्जी बना के दे दी तो हम सब लोग बोलते हैं मम्मी ये सब्जी नहीं खानी हमें। तो ऐसे यहाँ पर भी यही होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं थी तो आप उनके अगेंस्ट बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक के जो प्रोटेस्ट थे और जो डिमॉन्स्ट्रेशन था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, अगर गवर्नमेंट की कोई चीज पसंद नहीं आ रही, कोई रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आ रहे, तो अगर कोई प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन करता है तो उसको इलीगल बोल दिया गया। अगर वो इलीगल है बेटा, इलीगल मतलब इतना बड़ी बात ये डिक्लेयर कर दी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज इलीगल होती है ना और वो आपने कर दी तो फिर आपको बहुत ज्यादा सजा मिलती है उसके अगेंस्ट। ठीक, तो इसलिए अब लोग तो यहाँ पे बचेंगे कि मतलब वो कुछ कह ही नहीं सकते और वो तो बिल्कुल ही प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी बात ही नहीं कह सकते, गवर्नमेंट जो करेगी वो उन्हें मानना पड़ेगा। और जबकि अभी हमने बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है चुन के आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगी, लेकिन यहाँ पे तो मनमानी हो रही है। अब देखो यहाँ तक कि दिस इज लॉ दैट द लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजेंट, कि अगर आप किसी और की बुराई कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी की बुराई कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे हम। ठीक है, गवर्नमेंट ने अब देखो एक और हमारा तरीका होता है जिसको हम फोर्थ पिलर बोलते हैं अपने डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के बेटा तीन पिलर होते हैं मेन, और फोर्थ पिलर होता है, और फोर्थ पिलर एक एक्स्ट्रा पिलर बोला जाता है। देखो थ्री पिलर्स हमारे क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी एक होती है जुडिशरी, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव, और एक फोर्थ पिलर जो होता है वो होती है मीडिया, कि मीडिया भी बहुत सारा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है उन्हें हरास किया जाता है, सॉरी, गवर्नमेंट जो है वो हरास करती थी जर्नलिस्ट को। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ पिलर अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं या जो मीडिया होती है, इनका काम क्या होता है कि अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको दिखाया जाए टीवी पर, ताकि लोग अवेयर हों, ताकि लोग अगर किसी और को वोट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास फ्रीडम है, वो चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने उस चीज के ऊपर भी रोक लगा दी। वो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट जर्नलिस्ट को हरास करने लग गई है बिल्कुल, कि अगर जर्नलिस्ट ने कुछ भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ दिखा दिया तो वो जस्ट उनको उठा के जेल में डाल देगी, उनके साथ कुछ भी कर सकती है वो। ठीक, इसके साथ साथ देखो गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ तक वो सीमित नहीं रही। अभी मैंने आपको बताया ना कि हाँ हमारी जुडिशरी भी हमारी ये डेमोक्रेसी के अंदर एक पिलर आता है। देखो गवर्नमेंट ने ना ही सिर्फ जर्नलिस्ट को, कोर्ट की जजमेंट्स को भी प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया, कि बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स में उन्होंने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया कि आप इस तरह का वो जजमेंट नहीं दे सकते, आप उस तरह का जजमेंट नहीं दे सकते। तो ये कहाँ तक हमारा फ्रूटफुल है? ये तो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ठीक, देखो अब इसके साथ साथ क्या है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर मतलब यहाँ पे फेमस गवर्नमेंट, जो लोगों के द्वारा ही स्टार्टिंग में चुनी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है अगर वो मनमानी करने लगे। ठीक है, और जो पॉपुलर लीडर्स भी होते हैं वो भी हो सकता है एक टाइम के बाद ऑटोक्रेटिक बन जाए, अपना ही शासन चलाने वाले बन जाए। ठीक, देखो और इसके अलावा अभी हमारी जो स्टेट थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स। हाँ अब देखो अब लास्ट में अगर हम देखा जाए तो एक हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए ताकि वो सब कुछ बेसिक राइट्स तो दे। ठीक है, उनके पास ऐसा राइट होना चाहिए कि वो फ्रीली थिंक कर सके, उनकी ओपिनियन हो, एक्सप्रेस कर सके, जैसे हमारे आर्टिकल 19 के तहत दे रखा है। हाँ, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 के अंदर फ्रीडम टू एक्सप्रेस है।
फ्रॉम टू एसोसिएशन है, आप एसोसिएशन कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, बस आप स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आप बिल्कुल बिना वायलेंस के करना चाहो तो आप कर सकते हो प्रोटेस्ट वगैरह, कि आप अगर गवर्नमेंट से खुश नहीं हो तो वो कर सकते हो। और ये तो बहुत सारी कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये तो एक राइट दिया भी जाता है लोगों को। यहाँ तक कि ये राइट तो आपको अमेरिका में भी मतलब दिया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी मतलब ये बेसिक राइट्स है जो मिलने ही चाहिए लोगों को। लेकिन आप देख रहे हो जिम्बाब्वे में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है। और देखो हमारे यहाँ पर भी हमारा एक आर्टिकल है तो वही बता रखा है कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि लॉ की नजर में सब लोग बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं था जिम्बाब्वे में। ठीक। और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी नहीं थी, जुडिशरी को भी प्रेशराइज किया जा रहा था जिम्बाब्वे में तो। ठीक। अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, कैन नॉट डू वट, वही मैंने बताया ना आपको कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो जो मन करे वो करे, नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुकी है इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी मनमानी कर सकती है। उनको अपनी मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे वही बात लिखी है कि एवरी ऑफिस बेयरर जो होता है उसके कुछ ना कुछ राइट्स होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी जो लॉ बुक है उन्होंने दे रखी है। ठीक। इसलिए ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल है, नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल ऑल टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, कि हम अकाउंटेबल होते हैं। जो भी हमारे जो हमारे ऑफिसर्स जो ये भी हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अकाउंटेबल पीपल के प्रति भी होती है, क्योंकि पीपल ने उन्हें चुना है। वो अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के प्रति भी अकाउंटेबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है अगर उन्हें कोई काम दिया गया है तो बहुत अच्छे से करो उस काम को। ठीक। हम्म। इसी के साथ बेटा हमारी जो चार हमने वो डेमोक्रेसी के फीचर थे वो हमने पढ़ लिए। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से थे। पहला हमने पढ़ा था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था पाकिस्तान का, कि ठीक है कि वो चूज करके आ गए थे लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए एंड फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए जो भी हमारी पार्टी है। इसमें हमें मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसके बाद और चाइना का एग्जाम्पल भी पढ़ा था। और थर्ड हमारा प्रोविजन था कि हर अडल्ट सिटीजन का इक्वल वोटिंग राइट होने चाहिए और हर वोट का इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक। एंड फोर्थ हमारा फीचर क्या था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन राइट्स। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका जो रूल्स है वो विद इन लिमिट्स होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के और सिटीजन राइट्स के। जो सिटीजन के बेसिक राइट्स है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनको वॉयलेट करने का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। ठीक। इसी को हम इन समरी में भी देख सकते हैं। देखो रूलर्स इलेक्ट किए जाने चाहिए पीपल के द्वारा एंड सारे डिसीजन वही रूलर्स ही लेंगे। इलेक्शन जो है वो हमें चॉइस दे एंड फेयर अपॉर्चुनिटी दे पीपल को टू चेंज द करंट रूलर्स। थर्ड कि चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए सारे पीपल को ऑन द इक्वल बेसिस पर। ठीक। फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लेट्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजंस राइट्स। तो ये बेटा समरी है जो भी हमने अभी टीचर पढ़ लिया। अब देखो बेटा कि अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, अभी हमने डेमोक्रेसी पढ़ लिया, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी होने के क्या फायदे हैं एक कंट्री के और डेमोक्रेटिक ना होने के क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी होने के नुकसान क्या क्या है। देखो लीडर्स जो होते हैं वो कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स देखो अभी आपने देखा जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया, पहले दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट थी, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई और अब करंटली जो है वो बीजेपी पार्टी आ गई है। तो ये क्या हुआ, बार बार ये पार्टी चेंज हुई है। जैसे जैसे बार बार पार्टी चेंज होती है तो वो अपनी क्या करती है, पॉलिसीज भी चेंज कर देती है। पॉलिसीज चेंज करती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनस्टेबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कि वो इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी ऐसे ही है बेटा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी में होता क्या है, इंस्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि पॉलिसीज में स्टेबिलिटी ही नहीं है। कभी कुछ पॉलिसीज आ रही है, जैसे अगर हमारी आम आदमी पार्टी है उन्होंने कोई भी रूल्स रेगुलेशन वो लेके आए थे, वो हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो उसे नहीं फॉलो करेगी, वो अपने नए रूल्स रेगुलेशन, नई पॉलिसी, नई चीजें लेके आएंगी। क्योंकि इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, कि डेमोक्रेटिक में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सेकेंड कि डेमोक्रेसी जो होती है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले है। ठीक है, हाँ मतलब वही है कि पावर प्ले एंड नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या बेटा, डेमोक्रेसी में बहुत लोग डर्टी ट्रिक्स भी खेलते हैं। अभी हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए कि सब लोग एकदम पॉलिटिकल कंपटीशन में लग जाते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, चीजें होती है, रिसोर्सेज होते हैं, वही जीत के आती है। जो गरीब लोग होते हैं, जो उठते हैं, जो छोटी मोटी सीट से होते हैं, वो जीत ही नहीं पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और पावर प्ले है, जिसके हाथ में मतलब पैसा होगा, पावर होगी, वही जीतेगा। ठीक।
इसके अलावा बेटा बहुत सारे जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं वो बहुत डिले से लिए जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें मिलजुल के की जाती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब एक मतलब डिले होता है, ये तो इसका डिमेरिट है। लेकिन इसका मेरिट क्या है ना, कि डिले इसलिए होता है क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्कशन करके ही कोई लॉ बनाया जाता है, तो वो अभी हम मेरिट में भी पढ़ेंगे। तो डिले होता है अपने डिसीजन में। अब जैसे अभी एग्जाम्पल पढ़े, अगर कहीं की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है या हमारी डिक्टेटरशिप है, जैसे हिटलर भी थे, तो भाई वो जो थे, वो उनको कुछ भी डिसीजन लेना होता था वो रात को सोच कर भी सुबह कर सकते थे अपना। सुबह सोचा अभी तुरंत इमीडिएटली कोई भी डिसीजन ले सकते थे। लेकिन इंडिया में या बहुत सारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तुरंत ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती है। उनको अपने डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन और ये सब अच्छे से करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही वो अच्छे से हो पाता है। ठीक, कोई भी डिसीजन अच्छे से हम ले पाते हैं। और उसमें जितने ज्यादा लोगों से डिस्कशन करते हैं उसका बेटा फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। फायदा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर हमने कोई फैसला लिया होता है और हम दो चार बंदों की राय ले लेते हैं, जैसे हम भी तो यही करते हैं ना स्कूल में भी। अगर हमें जैसे अगर आपका एग्जाम्पल दो, जैसे आप कोई बैग लेने जा रहे हो, स्कूल बैग सब लेते हैं ना, नई क्लास नए बैग, आपने बैग लिया, तो आप मम्मी से भी पूछते हो, अपने अपना खुद से भी देखते हो, अपने फ्रेंड से भी पूछते हो कि बैग कैसा लग रहा है, तभी आप डिसीजन लेते हो, ताकि फिर बाद में आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना हो। तो यही चीज हमारी इसका डिमेरिट है। ठीक है, उसका फायदा तो यही है कि हाँ हम डिसीजन लेने से पहले बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन अब आपने मम्मी से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, आपको कितना ज्यादा टाइम लगा होगा ना पूछने में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिलेज भी हुए हैं। तो डिले हुआ होता है हमारे डेमोक्रेसी में, ये इसका क्या है, डिमेरिट है। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट जानते हो लोगों का क्या है। अब जैसे देखो इलेक्टेड पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हो सकता है कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारे डेमोक्रेसी में आए हो, जैसे कि हमने तो देखा है ना कि कभी कभी तो जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आए होते हैं, अपने पर्सनल चीजों के लिए आए होते हैं। तो हो सकता है उन्हें मतलब इलेक्शन के बाद वो तुरंत ही मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट्स में ही चले जाए, तो उसकी वजह से तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में तो है ही नहीं लोगों के, तो इससे बैड डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। तो यही बेटा क्या है, इसका एक डिमेरिट है। अब बेटा देखो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में हमारा करप्शन भी बहुत होता है। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। अंदर ही अंदर, जैसे अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो आप जब भी देखते हो कि हमारे इलेक्शन आने वाले होते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं ना, तो इस पार्टी को वोट कर देना, उस पार्टी को वोट कर देना। तो ये क्या हो रहा है बेटा, करप्शन हो रहा है। इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन में लोग करप्शन कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या गुड है और क्या बैड है। उनको लगता है जो पैसे दे रही है पार्टी वो अच्छी पार्टी है, क्योंकि भाई उनको तो पैसे का फायदा हो रहा है, वो मतलब एज अ होल सोच ही नहीं पाते। और हमारे इंडिया के जैसे पीपल तो बेटा वैसे ही बहुत ज्यादा इलिटरेट है। उनको तो अपना इमीडिएट बेनिफिट दिखता है, कि इमीडिएट बेनिफिट उनका क्या है कि हाँ उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो उस पार्टी के लिए भी वोट दे देती है। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा कि करप्शन भी डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वहां पे करप्शन भी पॉसिबल होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ना कि डेमोक्रेसी जो होती है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का, कि हाँ अगर डेमोक्रेसी है तो सब कुछ ही सही हो जाएगा, नहीं। और डेमोक्रेसी का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल पॉवर्टी जो है आपकी गरीबी है वो बिल्कुल खत्म कर देगी, नहीं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बहुत, अगर कंपेयर करें अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो डेमोक्रेसी अच्छी है, बट डेमोक्रेसी की कमियां भी बहुत सारी हैं। ठीक, अब डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो ओनली इंश्योर करती है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि जो लोग हैं वो अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट द डिसीजन विल बी गुड। ये हमें पता है कि डिसीजन लेने की पावर दे दे देते हैं, बस डिसीजन गुड होंगे या बैड होंगे ये आप नहीं कह सकते डेमोक्रेसी में। ये नहीं है कि आपने डेमोक्रेसी है आपके यहाँ पे तो आप कह सको कि हाँ मतलब कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ डेमोक्रेसी के क्या डिमेरिट्स हैं, और एग्जाम में आए बेटा आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, और जो जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना आप एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट करके डाल सकते हो अच्छे से। ठीक, देखो अब भले ही हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो उसके बहुत ज्यादा मेरिट्स भी हैं, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, अब जिसका फर्स्ट अगर देखा जाए इसका फेवर में मेरिट क्या है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है बेटर है गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होती है। अभी मैंने बताया था ना अकाउंटेबल आपको, अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो बेटा, आपकी बुक में ये मेंशन है, चाइना में एक्चुअली हुआ क्या था, 1958 के टाइम पे ना एक फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब होता है बेटा सूखा पड़ जाना। सूखा का मतलब ये कब पड़ता है, जब हमारी मतलब हमारी बारिश नहीं आई होती है, या बहुत सारी फसल जो होती है वो सूख जाती है, मतलब जितना हमारा आउटपुट होना चाहिए था, निकलना चाहिए था, वो नहीं निकलता, और बहुत ज्यादा फूड की कमी आ जाती है, तो उसे हम सूखा बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं। उसमें बेटा देख रहे हो 3 करोड़ पीपल्स वर डाइड इन दिस फेमाइन। 3 करोड़ लोग मर गए थे चाइना में। लेकिन
हमारी इंडिया में इसका हम मतलब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चाइना से कुछ ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा लोग मर जाए, और इंडिपेंडेंस के बाद तो खास तौर पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया जो थी वहां पे डेमोक्रेसी थी, चाइना में हमारी डेमोक्रेसी थी नहीं। चाइना में तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, अभी हमने देखा। और इंडिया जो थी वहां पे एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी की। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो फूड पहुंचाए, फूड स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम आई है उसे डील करे। और ये जो फूड सिक्योरिटी स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम थी, स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, जो ये प्रॉब्लम थी जो इनको फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग द फेमाइन, वो इंडिया को नहीं फेस करनी पड़ी। इंडिया ने अपने जो हमारे पुअर पीपल जो रिच पीपल जो सबको फूड अरेंज करवा कर दिया। तो इसलिए चाइना जैसी कंडीशन तो हमारे यहाँ नहीं बनी। तो पता चला कि मोर अकाउंटेबल कैसे है, कि देख लो कि यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं तो मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है चाइना वालों को। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर लोग मर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो वो कंसर्न है। क्योंकि अगर नहीं होती तो देखो हमारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करने लग जाती है, वो क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि देखो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये हो गया वो हो गया, हमारी चाइना ने मतलब हमारी जो ये जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तुरंत अपोजिशन उसे क्रिटिसाइज करने लगती है। और जब भी अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है और बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करती है, तो हमारी जो रूलिंग पार्टी होती है उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उन्हें क्या काम करना है। तो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और नॉर्मली भी हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है। सेकंड इसका फीचर क्या है बेटा, मतलब जो सेकंड बेनिफिट है वो है डेमोक्रेसी जो होती है वो इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने बताया था ना कि डेमोक्रेसी में भले ही डिले होता है, भले ही आपका एक डिसीजन एक दिन की जगह 10 दिन लग जाए लेने में, लेकिन वो बहुत अच्छे से डिस्कशन करके आता है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, एंड द डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व द मैनी पर्सन, कि बहुत सारे लोग को इन्वॉल्व करती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेजिस्लेशन होता है हमारा, जो हमारी आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेशन में हमारे लेजिस्लेटिव में दो आती है, लोकसभा राज्यसभा। वहां पर जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो आफ्टर एवरी डिस्कशन डिस्कशन कराई जाती है और फिर ही जाकर डिसीजन लिए जाते हैं। फाइनल डिसीजन तो वो तभी पहुंचते हैं जब प्रॉपर डिस्कशन हो जाती है, वोटिंग होती है, पहले डिस्कशन होती है फिर वोटिंग होती है, फिर जो हमारे एमपीज होते हैं वो वोट डालते हैं, उसके बाद जो डिसीजन मेजोरिटी में निकल के आता है सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस डिसीजन को माना जाता है। तो भले ही इसमें 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना लग जाता है, लेकिन वो डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे लाइक कि अगर हम भी कोई काम बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं, मतलब भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसे आराम आराम से करते हैं तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इससे जो होता है ना, जो हम रैश डिसीजन होते हैं, तो तुरंत हमने डिसीजन ले लिया कि हमें ये कर लेना चाहिए, उससे बच जाते हैं। और रैश डिसीजन से तो बहुत ज्यादा हमारा नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में हम जब धीरे धीरे कोई बंदा डिसीजन लेता है तो उसकी अगर आप कंपेयर करोगे तो उसकी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका नेक्स्ट हमारा मेरिट क्या है, कि जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करते हैं मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो हमारी इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया जैसी क्या बेटा, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कैसे बेटा, डाइवर्सिटी बहुत है, सोशल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी, अब देखो जहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ पे अलग अलग तरीके के जो चार लोग रहते हैं, जैसे आप खुद सोचो आपके फ्रेंड का ग्रुप है, मान लो अगर आपकी एक फ्रेंड है, मतलब आपके आप 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, और 4-5 फ्रेंड्स के ग्रुप में अगर सबका ओपिनियन अलग अलग हुआ किसी चीज को लेकर, और होता भी होगा, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं, अगर आप पिकनिक पे जाते हो तो जैसे होता है ना कि आप डिसाइड करते हो कि किसको क्या लेके आना है, तो कभी किसी की इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि नहीं नहीं आलू का पराठा नहीं खाना, गर्मी हो जाएगी। कोई बोलते हैं नहीं नहीं आलू का पराठा तो होना ही चाहिए। कोई बोलेगा कि मैक्रोनी पसंद है, किसी को मैगी पसंद है ज्यादा। तो देख रहे हो कितने अलग अलग डिफरेंसेस है, किसी के टेस्ट बर्ड्स अलग है, किसी के टेस्ट बर्ड्स अलग है। तो ये तो सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंसेस हो गए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं वो तो सोशल कल्चरल हर तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। वही दिखा ना, यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत है। सोशल डाइवर्सिटी में हमारे बहुत सारे कास्ट हैं, चीजें हैं। और जब अलग अलग डिफरेंसेस है, सोचा आप अपने 2-4 फ्रेंड्स के साथ भी अपने डिफरेंसेस को डील नहीं कर पाते, उसमें भी लड़ाइयाँ हो जाती है दोस्तों के बीच में। तो सोचो एक इंडिया जैसी कंट्री और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उनको कैसे डील कर पाएगी अगर कोई ऑटोक्रेटिक है या कोई वैसे अथॉरिटेरियन या हमारी कोई डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट रहेगी, नहीं कर पाएगी। इसीलिए बेटा डेमोक्रेसी ही एक ऐसी ऑप्शन है हमारे पास जो सारे डिफरेंसेस से मिलजुल के काम कर पाती है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, सारे लोगों को वोट और वोट में चुनने का कैंडिडेट बनने का भी अधिकार होता है। तो मेजोरिटी जो भी जिसको सपोर्ट करती है, जिस भी पार्टी को या जिस भी पर्सन को, वो कैंडिडेट अच्छे से जीत भी पाता है और वो लोगों के डिफरेंसेस को देख भी पाता है, डिफरेंसेस को वहां पे उनको अच्छा से एड्रेस भी कर पाता है। देख रहे हो यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत है, डिफरेंट रीजन है, लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, तो कितने सारी चीजें। अभी सारी कॉन्फ्लिक्ट को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो ब्रूटल पावर से, मतलब तुरंत ही आपने जैसे डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट की हाँ ये चीज करनी है तो करनी है। जैसे कभी कभी पापा होता है ना,
यही चीज करनी है, पापा बिल्कुल डिसाइड नहीं करते, बिल्कुल वो ऐसे ऐसे वाली थिंकिंग आ जाती है कि हाँ बिल्कुल अथॉरिटेरियन की तरह रोल करने लग जाते हैं। तो वैसी अगर होगी तो बेटा कैसे काम चलेगा? जो अगर ग्रुप कोई ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा डिक्टेट करेगा फिर तो, और जो बाकी लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पापा का कभी कभी मूड खराब होता है तो वो भी तो ब्रूटल बन जाते हैं ना कि हाँ बिल्कुल ही नहीं, यही डिसीजन करना, नहीं जाना बाहर मतलब नहीं जाना, तो सारे लोग को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहोगे तो आप पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकते हो, पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकते हो, और कोई भी बंदा जो है वो हमारा परमानेंट विनर नहीं होता। कभी किसी बंदे को मतलब वोट में जीतने का वो होता है, मतलब ऑप्शन होता है या चॉइस होती है, तो दूसरा बंदा जीतता है। जैसे जैसे अलग अलग पार्टी आती रहती है, जैसे जैसे डाइवर्सिटी होती है, हर अलग अलग बंदा खड़ा होता है इलेक्शन में, जीत भी पाता है। तो वही है, नो वन इज द परमानेंट विनर नहीं होता, नो वन इज द परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर, पीसफुली रह पाते हैं। देख आपने देखा भी होगा कि इंडिया जैसी इतनी ज्यादा मतलब यहाँ पे वैरायटीज है, लोग इतने सारे हैं, उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत ज्यादा पीसफुल तरीके से अपना हमारे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है, देखिए डाइवर्स कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब एक और इसका फीचर क्या है बेटा कि डेमोक्रेसी से हमारी डिग्निटी जो होती है सिटीजन की वो भी रिकॉग्नाइज हो पाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिक्टेटर होगा तो क्या वो उसको फर्क पड़ेगा कि आपकी क्या डिग्निटी है, उसको वो क्या बचाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में हर पर्सन की, हर सिटीजन की डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हो तो हर पर्सन को अपना वोट देने का और वोट में खड़े होने का, एज अ कैंडिडेट के तौर पर आप खड़े हो सकते हो, इसका अधिकार पूरा है। और रिकॉग्नाइज कर सकते हो दैट द पुअरेस्ट एंड द जो लीस्ट एजुकेटेड है सेम स्टेटस। आपने देखा भी है, इंडिया में ऐसी चीज होती भी है, चाहे पुअर हो, चाहे हमारा एजुकेटेड हो, चाहे रिच हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, इन सबको ही इक्वल रिकॉग्निशन का पूरा हक है। ठीक, सबको इक्वल डिग्निटी दी जाती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के तहत और अदर अदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग आर्टिकल्स के तहत ये बात लिखी गई है। और हमारे तो आर्टिकल सॉरी, इंडिया के तो आर्टिकल 14 में लिखा गया राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, अब देखो बेटा डेमोक्रेसी जो होती है वो बेटर है देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अब देखो बेटा सारे लोग जो होते हैं, चल हम क्या बोलते हैं, हम तो इंसान है, इंसानों से तो गलतियां होती ही रहती है। इंसान से अगर गलती हो सकती है, जब हम बोलते हैं ना, ये डायलॉग तो सुना होगा ना सबने कि जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम तो इंसान है फिर भी। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर उनसे कोई गलती हो रखी है तो वो अपनी गलती को क्या करेंगे बेटा, वो अपनी गलती को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि, और वो क्यों कर सकते हैं ठीक, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म में है। अगर कोई डिक्टेटर होगा तो क्या वो अपनी गलती सुधारेगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं, उसने तो जो कर दिया कर दिया, चाहे लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गलत इम्पैक्ट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इसलिए आपको फर्क पड़ता है, और हम अपनी ही मिस्टेक को करेक्ट करने का आपके पास एक ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो उसको मिस्टेक वो नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक ये ऑप्शन होता है कि वो अपने मिस्टेक्स को अच्छे से आप ठीक कर सकते हो, एक स्पेस होता है करेक्शन का, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उनमें नहीं होता। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट होती है, मोनार्की वाली जो गवर्नमेंट होती है, इनमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। अब फिर भी देखो, अब हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी होता है ना, लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, कि डेमोक्रेसी से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता और वो सारे प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन नहीं है। बट ये तो दिख रहा है ना कि वो बाकी ऑल्टरनेटिव से अच्छी है। बस, अगर वो बाकी ऑल्टरनेटिव से अच्छी है तो डेमोक्रेटिक के चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पसंद आती है। और अभी आप करंटली भी देखोगे ना तो ज्यादातर हमारी 90, आई थिंक 90 to 95% जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी की जो ये है उसी पे ही बनी हुई है, डेमोक्रेसी के सिद्धांत पे। अब देखो बेटा, हमने बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ ली डेमोक्रेसी की, अब हम कुछ ब्रॉडर मीनिंग भी पढ़ ले कि ब्रॉडर मीनिंग से, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि हाँ हमने अपनी जो सरकार चुन ली वही आ गए, उन्होंने डिसीजन लिया चीजें, कुछ और भी इनका थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग भी है। जैसे कि क्या है, रूल होना चाहिए लोगों का। ठीक, द पीपल हैव द पावर टू चूज देयर गवर्नमेंट एंड टेक पार्ट इन द इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमने पढ़ा था। इक्वालिटी फॉर ऑल मिलना चाहिए डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारे सिटीजन के पास सेम राइट हो, एंड नो मैटर देयर उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, वेल्थ क्या है, चीजें क्या है, तो ये चीजें। फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू स्पीक होना चाहिए, जैसे हमारे आर्टिकल 19 में दे रखा है, फ्रीडम टू स्पीक है, राइट है, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो वो अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकता है। इसके अलावा है जस्टिस एंड फेयरनेस, कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए, कि लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं।
कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ना ही आपके लीडर्स तक भी लॉ से ऊपर नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर द डिफरेंसेस। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हमें फिर भी सब डिफरेंसेस का भी सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ जो हमारी जो मेजोरिटी में जो बंदे रह रहे हैं, जैसे इंडिया में क्या है, मेजोरिटी में हमारी हिंदू कम्युनिस्ट हिंदू पार्टी रहती है, तो क्या हिंदू ही सारे जो माइनॉरिटी क्लास है उनके ऊपर भी अगर डोमिनेंट रोल प्ले करने लग जाएंगे, तो क्या वो एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी होगी? नहीं, वो एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी में और हमारी इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी है इसमें क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए डिफरेंसेस का, चाहे वो किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो, और हमें अपने माइनॉरिटीज को भी हक देना चाहिए कि उनकी बातों को भी साबित किया जाए, उनके पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाए जब भी डिसीजन लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपने मनमानी कर ली। जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी भी तो या पापा भी तो कभी कभी आपसे पूछते हैं अगर कुछ घर में लाना होता है, चीजें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ नहीं नहीं, आपसे कुछ पूछा ही नहीं या करा ही नहीं या बताया ही नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल वो जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तक, बिल्कुल छोटे होते हैं तो इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आपको उतनी नॉलेज ही नहीं है। लेकिन फिर भी घर में पूछा जाता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, सबसे पूछ के ही कोई काम किया जाता है, तो वो चीज है। फिर है पार्टिसिपेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, पार्टिसिपेशन का भी हक है डेमोक्रेसी में कि सिटीजन्स के पास राइट है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वोटिंग में, क्वेश्चन कर सके वो लीडर्स को, और फॉलो कर सके रूल्स। तो देख रहे हैं, सारे जो डेफिनेशन है वो हमारे ब्रॉडर मीनिंग है। रूल बाय द पीपल होना चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस एंड फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करें हम डिफरेंसेस की, और पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपकी बुक में लास्ट में कुछ ऐसे ये डेफिनेशन दिया था, इसलिए मैंने उसको भी हाईलाइट किया यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक फैमिली होती है, वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली है। वेन एवर द डिसीजन हैज टू बी टेकन, हम सबको साथ में बैठना चाहिए एंड अराइव एट द कंसेंसस, कि हमें आपस में बातचीत करके ही चीजें करनी चाहिए। घर में भी ऐसा ही होता है। जब आप लोग सब बड़े हो जाओगे ना, अभी तो भले पेरेंट्स नहीं पूछते कभी कभी, लेकिन आप सब लोग बड़े हो जाओगे तो कोई भी जैसे डिसीजन लेना होता है, जैसे अभी भी आप देखते होगे कि आपके घर में भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो आपके दादाजी दादी जी, आपकी मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन, इन सबको बुलाकर ही कोई डिसीजन पे पहुंचा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सारे लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रू डेमोक्रेसी बेटा वही होती है जहां पे, एक ट्रू डेमोक्रेसी किसी कंट्री में तभी होती है जब वहां पे कोई भी पर्सन हंग्री टू बेड ना हो, कि भूखा ना जाए। अभी इंडिया में भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, अभी भी हमारे इंडिया में है कमियां, लेकिन टाइम के साथ साथ डील कर लेंगे हम लोग इसे। इसके साथ साथ बेटा, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज होती है जो एवरी सिटीजन मस्ट एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, हर बंदा अपना डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल प्ले कर सके। एंड फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड टू हैव द इक्वल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए, नहीं, आपके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, और कमिटमेंट भी होनी चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन, कुछ ब्रॉडर मीनिंग है आपकी डेफिनेशन की जो आपकी बुक में दे रखे हैं। देखो बेटा, अब लास्ट में हम कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जिसमें हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे कि हमारी मोनार्की, डिक्टेटरशिप, और वन पार्टी रूल जो होता है, डू नॉट रिक्वायर ऑल स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। इनको बिल्कुल वो नहीं होता कि सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। ये तो यहाँ तक कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो ये चाहते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेट ही ना करें, ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। बट डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, वो डिपेंड करती है कि सारे पीपल जो होते हैं, सारे जो लोग होते हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक, इसलिए हमें हमेशा डेमोक्रेसी जो हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही हमें पसंद हमें आती है, और इंडिया में भी हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अपनी चूज कर रखी है। और भी बहुत सारी कंट्रीज में आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिख जाएगी। ठीक, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।